मेरा नाम है श्रवण कुमार और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2025 के यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के पेपर के बारे में। और उससे हम डिकोड करेंगे 2026 के पेपर को, यानी कि 2026 का पेपर क्या आने वाला है, उसके क्या ट्रेंड्स रहने वाले हैं और कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 2025 के पेपर के ऊपर एक बार नजर दौड़ाते हैं। ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से टोटल 22 सवाल थे, इकोनॉमिक्स से 20 सवाल, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से 18, पॉलिटी से 25, साइंस टेक से 13 और करंट अफेयर्स और आईआर से रिलेटेड जो मैपिंग वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें टोटल 12 क्वेश्चन थे। तो ये था टोटल वेटेज सब्जेक्ट्स वाइज। कठिनाई का स्तर देखिए तो टोटल जो 32% क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा मतलब मीडियम टू हार्ड की तरफ कह सकते हैं। 50% जो क्वेश्चन थे वो मीडियम रेंज में थे और 18% के आसपास सिंपल थे, है ना। अब देखिए क्वेश्चन जो फ्रेमिंग होती है, अब इसमें से कितने युग्म सही है इस तरीके से सवाल आते हैं, तो वो अराउंड 25% के आसपास सवाल थे। डायरेक्ट सवाल थे 20% के आसपास, है ना। इसमें डायरेक्ट कुछ भी पूछ लिया कि हाँ इसमें से कौन सा कथन सत्य है ना, वन लाइनर कह सकते हैं उसमें से। जो मल्टी ऑप्शंस होते हैं उसमें वो 40% के आसपास सवाल थे। कथन 1 और 2 वाले 15 सवाल थे। तो ये आपको एक बार से मतलब प्रश्न का प्रारूप भी मिल गया कि हाँ किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेमिंग हो रही है। देखिए अब क्वेश्चन पेपर को समझने से पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जितने भी सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड है पेपर में, उन सब सब्जेक्ट्स की अवधारणात्मक समझ आपकी बेहतरीन होनी चाहिए, यानी कंसेप्ट आपके सबके क्लियर होने चाहिए। अब देखिए अपन पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। देखो पॉलिटी में क्या पूछा गया था, एक दो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ऑर्डिनेंस के बारे में पूछा गया था कि देखिए एक ऑर्डिनेंस होता है वो अमेंड हो सकता है किसी भी सेंट्रल एक्ट से, है। दूसरा ऑप्शन था इसमें कि ऑर्डिनेंस है वो एब्रीज एंड मतलब एब्रीज कर सकता है फंडामेंटल राइट को। तीसरा ऑप्शन था कि एन ऑर्डिनेंस कैन इनटू अफेक्ट फ्रॉम अ बैकडेट। अब देखिए इन सवालों के पीछे का फिलॉसफी समझिए कि देखिए डायरेक्ट क्या पूछ रहे हैं, कंसेप्ट पूछ रहे हैं कि आपको ऑर्डिनेंस अगर पूरा क्लियर है तभी ये सारी चीजें आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो जो गवर्नर है वो स्टेट एक्ट्स को मतलब ऑन डायरेक्शन की तरफ से उसको चेंज कर सकता है, खुद की डायरेक्शन के हिसाब से चेंज कर सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या कर सकता है, ऑन एक रिजर्व बिल है उसको जो कि स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ से पास किया गया है तो उसको कंसिडर कर सकता है, और वो विदाउट फॉरवर्डेड बाय गवर्नर भी हो सकता है। जब सेकंड टाइम जब उसको भेजते हैं बिल को तो वो गवर्नर के थ्रू आए, ये जरूरी नहीं है, वो डायरेक्ट लेजिस्लेचर उसको प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आपको एक ट्रेंड समझना है कि देखो अगर पॉलिटी से सवाल आ रहे हैं तो किस तरीके से आ रहे हैं कि कंसेप्ट को, जैसे प्रेसिडेंट के कंसेप्ट को उठा लिया, ठीक है ना, या फिर गवर्नर के कंसेप्ट है उसमें क्या पूछेंगे, ऑर्डिनेंस है तो वो किस तरीके से पास हो रहा है उसमें आपको पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट के क्या क्या राइट्स है वो आपको क्लियर होने चाहिए कि बिल अगर पास हो रहा है स्टेट लेजिस्लेचर से तो वो किस तरीके से आ रहा है ना। सेकंड टाइम अगर गवर्नर द्वारा नहीं भी फॉरवर्ड होगा तब भी वो प्रेसिडेंट के पास सीधा जा सकता है ना। तो इस तरीके से पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो फ्रेम हो रहे हैं। देखिए अब देखा कि अध्यादेश की शक्ति है जो ऑर्डिनेंस है वहां से सवाल आए। ठीक है, आर्टिकल 123 इसको आपको जो नेक्स्ट एग्जाम है उसमें उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, राज्यपाल की भूमिका से सवाल बन रहे हैं, उनकी विवेकाधीन शक्तियों पे बन रहे हैं ना, न्यायिक उन्मुक्ति क्या क्या होती है उनकी, उनसे डायरेक्ट सवाल बन रहे हैं। जो फिफ्थ शेड्यूल है, ठीक है, वहां से सवाल बन रहे हैं। अनुसूचित जो जो क्षेत्र है उसमें कार्यपालिका की कितनी शक्तियां हैं, कितना परिवर्तन वो कर सकते हैं, उस पर सवाल बन रहे हैं। इकोनॉमिक से क्या बने, इकोनॉमी में देखिए राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, यहाँ से सवाल बन रहे हैं। और जो बॉन्ड है उसमें निवेश पर सवाल बन रहे हैं। ठीक है, और बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है या फिर जो BRSR की जो रिपोर्ट्स है उस पर से लास्ट ईयर सवाल बना था। कॉर्पोरेट जो शासन है CSR उस पर से सवाल बन रहे हैं, है ना। चौथा सवाल था कि सेबी द्वारा शुरू की गई बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्ट, ये कॉर्पोरेट शासन के हाल के रुझानों को दर्शाती है। तो उस रिपोर्ट से डायरेक्ट सवाल बन गया कि हाँ वो रिपोर्ट्स क्या क्या बता रही है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, वहां से सवाल बनने, मतलब पॉलिटी में सीधी सी बात है कंसेप्ट से सवाल आएंगे, प्लस जो योजनाएं हैं, जो लेटेस्ट योजनाएं लागू की गई है वहां से डायरेक्ट सवाल बनेंगे। ठीक है, हिस्ट्री में क्या क्या सवाल पूछे, हिस्ट्री में आपको पता है डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी पूछेंगे, है ना। जैसे एक सिंचाई उपकरण के बारे में पूछा था 2025 में, अरघट्ट करके नाम था, है ना, अरघट्टा करके नाम था, तो वहां से डायरेक्ट पूछ लिया कि ये क्या है। ठीक है, ये मत विलास वित विचित्र विचित्र चित्र इस नाम से किस राजा को जाना गया है। ठीक है, तो वहां से डायरेक्ट सवाल पूछा था, है ना। और
प्रदर्शना, रजुका, युक्ता, मतलब मोस्टली जो टर्मिनोलॉजीज है वहां से सवाल बन रहे हैं, यानी हिस्ट्री से कोई भी टर्मिनोलॉजी उठा ली और वहां से डायरेक्ट सवाल फ्रेम कर दिया। ठीक है ना, प्रशासनिक अधिकारियों के नाम पूछ लिए। अब देखिए आधुनिक भारत से क्या पूछा था कि सेडिशन के बारे में पूछा था। गांधी जी ने जो राजद्रोह मेरा जो धर्म बन गया, ये प्रश्न आंदोलन के दौरान विशिष्ट घटनाओं और घटनाओं के सटीक ज्ञान की मांग करता है, यानी कि किसी भी राजनेता ने या फिर उस टाइम के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या क्या अपने वाक्य बोले थे उन्होंने, है ना, जो घटनाएं हैं, सटीक जो कथन है, उनसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। ज्योग्राफी और एनवायरमेंट में आपको पता डायरेक्ट कंसेप्ट से सवाल उठा रहे हैं। 27वां सवाल था कि जनवरी में जो उत्तरी गोलार्ध में जो समताप रेखाएं है उनके व्यवहार को दर्शाया था कि वो ग्रीष्म काल में किस तरीके से मूवमेंट करती है नॉर्थ या साउथ में, और शीतकाल में किस तरीके से मूवमेंट करती है ग्लोब में, वहां से डायरेक्ट सवाल बना था। महाद्वीपीय विस्थापन पर सवाल बना था 2025 के पेपर में। और जो ग्लोबल एमिशन है, जो प्राइमरी सोर्सेज है जो कार्बन उत्सर्जन के, वहां से सवाल बन रहे हैं। किसी भी उद्योग से पूछ लिया, सीमेंट उद्योग से पूछ लिया। ठीक है, ये ये जो ज्योग्राफी और इसकी एनवायरनमेंट की बात होगी। साइंस टेक से क्या सवाल पूछेंगे, जो उभरती हुई तकनीकी है ना, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है वहां से सवाल बन रहे हैं, उनके जो एप्लीकेशंस है वहां से सवाल बनेंगे। ठीक है, 2025 में एक सवाल पूछा था कोविड 19 के संदर्भ में, मतलब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थी, उसके उसको जोड़ करके पूछा था। ठीक है, मजोर्ना वन चिप करके एक सवाल था कि भाई ये क्वांट किससे रिलेटेड है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड थी ये। ठीक है, एयर कैप्चर से पूछा था कि जलवायु परिवर्तन शमन के लिए ये नई तकनीकी किस तरीके से इसका यूज हो सकता है, तो साइंस टेक से ये सवाल थे। ठीक है, अब आपको समझना है कि देखो सवाल आएंगे, आप पैटर्न पकड़ लेंगे, आप अपने नोट्स बना देंगे, सब कुछ रिवाइज कर देंगे, लेकिन एलिमिनेशन टेक्निक्स है ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रखती है, क्योंकि हर साल यूपीएससी जो ऑप्शन फ्रेमिंग है उसमें कुछ ना कुछ कठिनाई ला रही है। जैसे पेयर पूछ लिया था कि कितने पेयर इसमें से सही है, तो आपको जब तक सब पेयर के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी नहीं होगी आप सटीक तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब एंडीज पर्वत कितने देशों से गुजर रहा है, तो आपको लगभग उसमें एलिमिनेशन का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर कोई बिल्कुल ही दूर का देश पूछ लिया तो उसमें से तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन सटीक जब आसपास के देश पूछेंगे कि किस किस देश से गुजर रही है, तो वहां पे एलिमिनेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको कंसेप्ट अच्छे से कर दें, आपको सारी चीजें रिवाइज करनी पड़ेगी अच्छे से। ठीक है, अब इकोनॉमी से अपन क्या समझ सकते हैं, क्या व्याख्या कर सकते हैं, देखो ये है कि इकोनॉमी में जितने भी कंसेप्ट है, जैसे बॉन्ड से पूछ लिया सवाल, चाहे स्टॉक से पूछ लिया, है ना, तो उसमें आपको समझना है कि हाँ अगर इसमें इस तरीके से बदलाव होगा तो वहां पे क्या परिवर्तन होगा, इस तरीके से हर एक कंसेप्ट को दूसरे से जोड़ करके पढ़ना है। ठीक है, ज्योग्राफी में तो वही है, आपने अगर 11th 12th की एनसीईआरटी अगर ठीक से करी है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वहीं से सवाल पूछ रहे हैं, है ना। और इस चैनल पर भी अपन सारी मैराथन क्लासेस करेंगे जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी सब सब्जेक्ट से रिलेटेड, जितनी भी सारी चीजें होंगी। ठीक है, अब तीसरी बात ये रखनी है कि कोई भी सब्जेक्ट एक अलग से नहीं है, मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट एक नहीं है, अब वो हर किसी से जुड़ करके सवाल आ रहे हैं। यानी कि एनवायरमेंट से अगर सवाल पूछा तो वो आईआर और इकोनॉमी से जुड़ के पूछ लेंगे। यानी कि अगर एनवायरमेंट में कोई भी चीज हो रही है तो उससे इकोनॉमी को कितना घाटा हो रहा है, आईआर में मतलब पड़ोसी देशों के साथ में किस तरीके से संबंध विकसित हो रहे हैं एनवायरमेंट के, जो भी जैसे कॉप वगैरह की समिट होती है तो उससे आईआर से जोड़ करके पूछ लेंगे, डिप्लोमेसी से जोड़ करके पूछ लेंगे। ठीक है, अगर अगर पॉलिटी में कोई एक्ट अगर बनता है या फिर कोई भी ऑर्डिनेंस अगर लाया जाता है तो उससे पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है, इकोनॉमी को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें अब एक दूसरे से जुड़ करके सवाल आने वाले। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल दे भी रखा है कि पेरिस समझौते का जो आर्टिकल 6 है वो जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और कार्बन बाजार, इकोनॉमी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध दोनों से संबंधित है। ठीक है, राज्य व्यवस्था, भूगोल और इकोनॉमी भी जुड़ के आती है, जैसे कि जो खनिज है उनके संदर्भ में राज्यों के और केंद्र सरकारों की जो शक्तियां है, जो संवैधानिक प्रावधान है, जो संसाधन है, भूगोल, और जो आर्थिक रूप से जो क्षेत्र विकसित हुए हैं उन सब में जुड़ करके सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट को एक दूसरे से जोड़ करके पढ़ना है। अब करंट अफेयर्स में आपको पता है कि जो एनवायरमेंट है वहां पे जो कॉप की समिट्स होती है तो वहां पे क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए, इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए अपनी तरफ से, वो सारी चीजें आएंगी। जो सम्मेलन होते हैं जैसे ब्रिक्स वगैरह के सम्मेलन होते हैं, या फिर जो भी ग्रुपिंग है उनमें जो भी सम्मेलन जो लेटेस्ट हुए हैं वहां से सवाल आ जाएंगे। एआई के ऊपर जो भी समिट्स हो रही है वहां से सवाल आने वाले हैं। ठीक है, साइंस टेक से रिलेटेड जो भी, जैसे भारत ने कोई उपग्रह लॉन्च कर दिया, विश्व स्तर पर कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है स्पेस टेक में, तो वो डायरेक्ट सवाल वहां से बन सकते हैं, है ना। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो सबसे अलग होंगे, तो उनको क्या करना है, अपने को अटेम्प्ट करना ही नहीं है ना। अगर आपको पता है एलिमिनेशन आपने ठीक से कर रखा है उसको एनालाइज करके पी वाई क्यूज को,
तो आप थोड़ा एलिमिनेशन टेक्निक्स लगा सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर सवाल आ रहे हैं तो बहुत ही रैंडम आते हैं ना, बहुत से फैक्चुअल सवाल आते हैं। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल दे भी रखा है, इसको आप देख लीजिएगा। तो उसको अटेम्प्ट करने के चक्कर में या फिर टाइम अपने को बर्बाद नहीं करना है। इसकी जगह आप दूसरे सवाल जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के, वहां पे सवाल आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भविष्य की रणनीति क्या होनी चाहिए। अब 2025 के पेपर को अपन डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, और उससे 2026 को क्या मतलब इनपुट्स मिल सकते हैं अपने लिए। देखिए, पॉलिटी में जो संवैधानिक प्रावधान है, जो संरचना है, इकोनॉमी में जो भी बजट, बैंकिंग, मुद्रास्फीति, उससे रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में क्या है, क्लाइमेटोलॉजी, जो जियोमॉर्फोलॉजी, वहां से सवाल बन रहे हैं, तो उनको भी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। बढ़िया से नोट्स, इसी तरीके के इंफोग्राफिक्स नोट्स बना के रखेंगे, उनको अपन अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। जो हिस्ट्री में जो टर्मिनोलॉजीज आ रही है उसको अपन पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और भी टर्मिनोलॉजीज बना करके अपन पीवाईक्यू में जो आए उनको डिस्कस कर लेंगे। क्या एक्सपेक्टेड टर्मिनोलॉजीज आ सकती है उनको डिस्कस करेंगे। जो समसामयिक घटनाएं हुई है एक साल में, उनको पूरा डिटेल में अपन पढ़ेंगे। जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकार की जो रिपोर्ट्स आई है, और जो फेब में जो बजट आएगा उसको भी अपन डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि 2025 का जो पेपर है वो अपने को ये इनपुट दे रहा है कि जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, हिस्ट्री और पॉलिटी, इन चार सब्जेक्ट को अगर अपन ने ठीक से करा है तो आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो सेशंस होंगे अपने, उसमें अपन मैराथन क्लासेस लेकर के आने वाले हैं, सब सब्जेक्ट की, है ना। उसके अच्छे से नोट्स मैंने फ्रेम करके रखे हैं इन्फोग्राफी के साथ में, जो कि आपको एक बेहतरीन तरीके से समझ विकसित करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे और भी जो 2026 के पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी उस पर। तो धन्यवाद। अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।